जय हिंद दोस्तों। आइए हमारे को जीके जीएस के डिस्कशन वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जो है काली मिर्च का सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? तो आपको केरल में होती है। तो यहाँ आपने देखा कि काली मिर्च जो है वह सिर्फ केरल में होती है, लेकिन अगर शिमला मिर्च कहेगा तो वह हिमाचल प्रदेश में होता है। और बात कर लेते हैं केरल में, तो याद रखें केरल में कि मतलब ये रबर का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन विश्व स्तर पे अगर बात करेंगे रबर का तो याद रखिएगा वह थाईलैंड में होता है। और अगर यहाँ पे केरल में देखिएगा तो और भी चीज़ का जैसे मसाला वगैरह उत्पादन में भी केरल का प्रथम स्थान है। और केरल जो पड़ता है क्योंकि ये भारत का सबसे पश्चिमी ये तट पर नीचे की तरफ में है, देखिएगा तो यहाँ पे ये वाला आपका केरल क्षेत्र है। और सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ केरल में ही आपको आता है। दक्षिण पश्चिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो दिशा इसका होता है, देखिए ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो दिशा जो आती है ये मानसून यही आती है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम ये मानसून कहते हैं इस तरह से। यहाँ पे भी आपको केरल में ही देखने को मिलेगा। और केरल को तट को किस नाम से याद रखेगा? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये आपका मालाबार हो गया। तो ये आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग कि भारत में लाल मिर्च का, देखिए अब ये कौन सा मिर्च आ गया? तो लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है? तो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा ये लाल मिर्च का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में है कि दुल्हस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है, कौन सी नदी पे है? तो चिनाब नदी पे बना हुआ है। ये हो गया परियोजना दुल्हस्ती वाला। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चिनाब में यहाँ पे और भी है, जबकि दुल्हस्ती परियोजना हो गया और साथ ही साथ सलाल परियोजना, याद रखिएगा सलाल परियोजना ये भी आपको चिनाब नदी पे ही है। और एक बगलिहार परियोजना वह भी आपको क्या है? वह भी चिनाब नदी पे। तो चिनाब नदी पर तीन है आपको, बगलिहार हो गया, सलाल हो गया और ये दुल्हस्ती परियोजना, तीनों के तीनों चिनाब नदी पर ही स्थित है। अब चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो यह बारालाचा दर्रा से निकलती है और यह जाकर किस में गिर जाती है? तो सिंधु में जाकर गिर जाती है। और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ यही चिनाब नदी है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि ये हो गया आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद में ये आपका कौन सा हो गया? ये चिनाब नदी हो गई। ये वाला सी से याद रखेगा इसको, चिनाब नदी हो गया। और ये ऊपर वाला ये होगा सिंधु नदी और ये सिंधु के बाद उसके बाद आता है झेलम। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और वह भी झेलम वाला किसमें आके मिलती है? चिनाब में ही। साथ ही साथ आपको रावी नदी इधर नीचे से तरफ से रावी नदी आती है, तो आर से इसको याद रखिए। तो रावी नदी भी वो भी चिनाब में ही जाकर मिल जाती है। और उसके नीचे में आपको याद रखेगा तो व्यास नदी होता है। ये व्यास नदी हो गया जो कि किस में जाकर मिलती है? तो ये सतलज नदी में आके मिल जाती है। हालांकि यह सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता 1960 में, तो बोला गया था ऊपर की तीन नदियाँ, ऊपर का तीन नदियाँ मतलब कि ये क्या हो गया? सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन नदियों का 80% पानी क्या होगा कि आपको कौन सा ले जाएगा? मतलब ये पाकिस्तान को मिलेगा, 20% पानी भारत इसका यूज करेगा। उसी तरह से ये ऊपर से तीन नदियाँ, नीचे वाला तीन नदियाँ, जैसे तीन नदियाँ मतलब ये रावी हो गया, व्यास हो गया और ये सतलज, यानी कि ये वाला रावी हो गया, व्यास हो गया और ये सतलज नदियाँ, ये तीन नदियाँ भारत 80% इसका पानी यूज करेगा, 20% ही पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये आपको याद रखना, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। तो यहाँ से ये नदियों से हमने आपको बता दिया। और इनमें सबसे लंबी सिंधु की सहायक नदी में चिनाब नदी ही आपको जाना जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो राष्ट्रीय जो एटलस है और विषयक मानचित्र का संगठन कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में है। और कोलकाता को क्या कहा जाता है? इसको तो महलों का शहर कहा जाता है। हालांकि नवाबों का अगर शहर कहेगा तो आपको याद रखेगा वह लखनऊ है। नवाबों का शहर लखनऊ है, लेकिन नवाबों का शहर कोलकाता है। जबकि कोलकाता कौन सी नदी पे है? तो हुगली नदी पे बसा हुआ है। जबकि कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नक है। कौन है? आपको याद रखेगा वह जॉब चार्नक को ही कहा जाता है। हालांकि भारत की पहले राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी, लेकिन 1911 में, याद रखा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसको मतलब घोषणा कर दिया था। और करके इसको क्या 11 में घोषणा किया था, 12 में जाके 1 अप्रैल को, याद रखिएगा 1 अप्रैल को यह बन गया था। 1 अप्रैल 1912, याद रखिए 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ कि ये अब भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई थी। और घोषणा 11 में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो वही दिल्ली दरबार में हुआ था, जब थी जॉर्ज पंचम और उसकी मेरी मतलब इंग्लैंड से आए हुए थे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ये हुआ था।
ये आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन कलकत्ता से है, ये आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वर्तमान में भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो ये आपको कह दिया, यहाँ पे देखिएगा ये वर्तमान भूगोल का कह रहा है कि ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, ठीक है। और एक हम्बोल्ट भी जलधारा है आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ से आप याद रख सकते हो वर्तमान ये भूगोल वाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो ये लाओस है, जो कि खोन का जलप्रपात के लाओस में स्थित है, जो कि खोन जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। जलप्रपात ये होता क्या है, क्योंकि अब जब पहाड़ से ऊपर की ओर डायरेक्ट नीचे इस तरह से नदियाँ जब गिरती है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको जलप्रपात ही कहा जाता है। और जहाँ पे गिरती है वहाँ पे क्या कर देते, गड्ढा कर देते हैं, उसको अवनमन कुंड कहा जाता है। और फिर उसके बाद में ये कहा जाती है कि भाबर प्रदेश से गुजरते हुए मैदानी भाग में आती है, जहाँ से वह कैसा एस आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब एस आकार की घाटी सीधा कर लेती है तो उसे गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। और ये जब समुद्र के किनारा पहुंचता है तो क्या हो जाती है, इसकी गति काफ़ी धीमी हो गई रहती है। उसके पश्चात में अगर अगल बगल में या किनारा जैसे ही समुद्र पहुंच गया तो यहाँ पे अगर आसपास में क्या होगा कि अगर आपको पहाड़ मिल गया तो पहाड़ मिलने के पश्चात में क्या होगा कि ये उसको ढकेल करके सारे कचरे वगैरह के अवसाद को उसमें लेकर चला जाता है, जिससे एस्चुअरी का निर्माण होता है, जिसको ज्वार नद मुख कहते हैं। और अगर वहाँ पर कोई पहाड़ वगैरह नहीं मिला और ये सीधे नदियाँ जाके यहाँ पर समुद्र में गिर जाता है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है कि ये डेल्टा का निर्माण कर देती है। कैसा डेल्टा का निर्माण कर ये हो गया आपका, इसको कहा जाता है त्रिभुजाकार या डेल्टा हो जाता है। हालांकि गंगा और मतलब जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र का मतलब सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का बनाता है यही हमारा सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरी वृक्ष भी मिलता है पश्चिम बंगाल में है। और अगर और इसके अलावा ये सब ये नदियाँ इधर के बनाती है। हालांकि और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये जो पश्चिम की ओर बहती है तो याद रखिए ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी कि द्वार नद मुख का निर्माण करती है। और डेल्टा से कुछ याद रखिएगा, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र वगैरह होता है। हालांकि अगर डेल्टा में अगर देखा जाए तो पंछी आकार का डेल्टा याद रखना है, कौन सा, मिसिसिपी नदी के द्वारा बनता है, वो पंछी आकार का डेल्टा का निर्माण करता है। तो इस तरह से आपको इससे कुछ क्वेश्चन से आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत में वन महोत्सव 1952 में प्रारंभ किया गया था। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1952 में आपका प्रारंभ हो गया था। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो याद रखना है कि वो लाओस है। तो यहाँ क्या बोला आपको, 10 लाख हाथियों के लिए, लेकिन आपको सफ़ेद हाथी कहेगा कौन सा, तो सफ़ेद हाथी के लिए कौन सा है, तो आपको थाईलैंड याद रखना है। सफ़ेद हाथियों के लिए ही थाईलैंड, और रबर उत्पादन में विश्व में वह थाईलैंड ही 1 नंबर पे है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से हाथियों में। तो भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा हाथी ही है विरासत पशु के रूप में। हालांकि इसको कब घोषित करेगा, याद रखिएगा 2010 में किया गया। उसी तरह गंगा नदी को मतलब से पैतृ नदी के रूप में घोषित कब किया गया, याद रखेगा 2008 में कर दिया गया गंगा नदी को। और डॉल्फिन को याद रखेगा कब, उसको 2009 में उसको कर दिया गया, शामिल किया गया गंगा डॉल्फिन को। और साथ ही साथ यह 10 में आपको हाथी को विरासत पशु के रूप में शामिल कर लिया गया। इस तरह से आपको हाथी से जुड़ा हुआ ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि 10,000 हाथियों की मतलब जो मतलब भूमि कौन सा हो गया, तो लाओस। और सफ़ेद हाथियों का कहेगा तो आपको थाईलैंड याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो पहली बार शून्य आधारित बजट को राजीव गांधी ने कब किए हुए थे, तो याद रखिएगा 1987-88 ईस्वी में यह प्रस्तुत किए हुए थे। इनको मिस्टर क्लीन के ही नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी का। सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे। चलिए और इनके याद रखिएगा इनके दुर्घटना कब हो गया था, तो 1991 में हो गया था, यह का तमिलनाडु में हो गया था, चिदम्बरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो संसदीय इतिहास में जो होता है कि वह 25 अगस्त 2005 में आउटकम बजट याद रखिएगा, आउटकम बजट में चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये आपको याद रखना होगा कि ये कौन सा, तो आउटकम बजट का बात है। हालांकि अगर बजट का वगैरह की बात करिएगा तो शब्द का प्रयोग याद रखिए, भारत में बजट कहीं भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए क्या कहा गया है कि वार्षिक याद रखिए, कौन सा, तो वार्षिक मतलब इसको वित्तीय विवरण कहा गया, यानी कि वार्षिक वित्तीय, यानी कि उसका अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो वह अनुच्छेद 112 में आपको मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, यानी कि इसी को बजट कहा जाता है। जबकि वित्त विधेयक की अगर बात कहेगा तो 117 में, वित्त विधेयक 117 में, धन विधेयक आपको याद रखेगा 110 में, यानी कि विशेष धन विधेयक 109 में। जबकि धन विधेयक है तो 110 में मिलेगा। 112 में आपका बजट, यानी कि बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण। हालांकि भारतीय बजट का संस्थापक के रूप में विल्सन को जाना जाता है, याद रखेगा। और यह बजट हर वर्ष प्रस्तुत होता है और यह राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाते हैं, और किसी से भी, हालांकि वित्त मंत्री, हालांकि यह बजट जो एथी होता है उसको कई सारे वो सालों को भर का और लेखा जोखा उसमें रहता है कि किन क्षेत्रों से कितने पैसे आए और किन क्षेत्रों में अब हमें 1 साल में बाद हम उसमें कितना और पैसा लगाकर उस पर खर्च करने वाले थे। ये आपका मोटा तौर पे जान लीजिएगा कि यही बजट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है, तो आपको क्राउथर आपको याद रखना होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो यह एडम स्मिथ को, जिन्हें अर्थशास्त्र का इन्हें पिता भी कहा जाता है, पिता या फिर उसको जनक भी कहा जाता है। तो अभी किसको, अर्थशास्त्र का हमने बोला एडम स्मिथ को, और ये उनका फेमस पुस्तक रहा है वेल्थ ऑफ नेशन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर अर्थशास्त्र का लेखक कह देगा, आपको याद रखिएगा कौन सा लेखक, अर्थशास्त्र का लेखक तो याद रखिएगा चाणक्य, वही है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। तो ये आपको याद रखना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के ही वह गुरु थे। अर्थशास्त्र का लेखक कहने का मतलब यह पुस्तक के बारे में कह रहा है, यानी कि किसने लिखा। और जबकि अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ है वह अर्थव्यवस्था पे आधारित न है, बल्कि वह राजनीतिक पे आधारित, यानी कि पॉलिटिक्स का वह किताब है। ये आपको याद रखना होगा। जबकि ये इनका जो ये जबकि अर्थशास्त्र का मतलब ये जनक पिता के रूप में ये एडम स्मिथ, जो कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से आपका जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो यह हिकैटियस को कहा जाता है, याद रखेगा। जबकि वह जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे वर्तमान भूगोल का पिता कौन था, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट था। जबकि ये सिर्फ भूगोल का पिता के रूप में आपको हिकैटियस के जाना जाता है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन। उसी तरह से अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है ये मतलब विश्व भूगोल ग्लोब के क्या है प्रथम निर्माता कौन है, तो मार्टिन बैहम है, याद रखेगा। यह ग्लोब के बारे में आपको कह रहा है कि मार्टिन बैहम हो गया। अब ग्लोब का मतलब आपको वही आपको ये जो इस रूप में आपको दिख रहा है ये पृथ्वी, तो ये आपका ग्लोब हो गया। और इस पर आप देखते हैं कि ये बीच में खींचा हुआ रहता है, तो इसको 0 डिग्री रेखा इसको कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश कह लीजिए, या फिर इसको भूमध्य रेखा कह लीजिए, या फिर विषुवतीय रेखा हो जाती है। तो ये जो रेखाएं खींची जाती है सब क्या होती है, सब ये सब अक्षांश वगैरह होती है। तो अक्षांशों की कुल संख्या कितना है, तो याद रखेगा 180, क्योंकि ऊपर के तरफ में 90 हो गया और 90 आपको नीचे के तरफ में हो गया। तो इस तरह 90 कितना हो जाता है, तो 180 आपको अक्षांशों की संख्या हो जाती है। उसी तरह से ऊपर से जो रेखाएं खींची जाती है इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, तो 360 है, याद रखेगा। एक तरफ में 180 हो गया, दूसरे तरफ में भी 180, यानी पूरब की तरफ 180 या पश्चिम की तरफ 180। तो इस तरह से आपका 360 टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाती है। देशांतर रेखा याद रखेगा किसी भी देश का समय के बारे में बताते हैं, यानी कि टाइम जोन होता है। उसी तरह से आपको अक्षांश रेखा क्या होता है, उस क्षेत्र का जलवायु के बारे में आपको बताता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। और हमने आपको बोला अक्षांश रेखा के बारे में, तो याद रखेगा। उसी तरह से ये जो 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर में 23.5 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, वह कर्क रेखा होता है। उसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र में उसको मकर रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी वाला के इसको आर्कटिक रेखा कहा जाता है। उसी तरह 66 डिग्री दक्षिण वाला के गोलार्ध वाला में के रेखा को उसको अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है। और ये 90 डिग्री वाला को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये 90 डिग्री नीचे वाला दक्षिण को इसको दक्षिण ध्रुव के हम लोग नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। उसी तरह दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी निश्चित है, 111 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, क्योंकि अब कभी नहीं बदलता है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध यानी कि उसको कहा जाता है। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये हो गया आपका देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बदलते रहती है। जैसे उसको ध्रुव से हम लोग या विषुवतीय रेखा की ओर आते हैं तब बढ़ते जाती है, और बढ़ते बढ़ते विषुवतीय रेखा पे अधिकतम देखने को मिलता है। अधिकतम कितना 111.32 किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर होता है यहाँ पर आपको विषुवतीय रेखा पर। और जबकि यह ध्रुव पे दक्षिणी ध्रुव पर विषुवतीय मतलब ये इसका दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या हो जाती है, 0 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि विषुवतीय रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसके बीच की दूरी घटते जाएगी, और वैसे ही हम ध्रुव से वापस से विषुवतीय रेखा की ओर आएंगे तो यह क्या होगा कि बीच की दूरी हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इस तरह से अभी हमने आपको बोला अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखा की एक डिग्री कोण कैसे बनती है, तो याद रखिएगा कोण होता है कि पृथ्वी के केंद्र से बना हुआ है, उसके से कोण को उसी को कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया, ये आपका पृथ्वी होगा, और इसके ये बीच वाला ये सेंटर हो गया, और इसी का ये मान लीजिए कि समतल खींच दिए लाइन, और खींचने के पश्चात जो यहाँ से एक बनती है ये पृथ्वी के केंद्र पर, तो यही आपका क्या हो जाता है कि कोण होता है। तो यहाँ से 23.5 पर बना है, इसलिए इसको कर्क रेखा कहते हैं। 66 डिग्री हो गया। उसी तरह से ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण हो गया, और कहीं ना का मतलब यहाँ से देख लीजिए खर्रे आपको क्या पकड़े, समतल से 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आपका बन जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे यानी कि पृथ्वी के केंद्र पे ही बना हुआ कोण ही आपका अक्षांश का वह कोण आपको दर्शाता है। हालांकि ये सभी रेखाएं काल्पनिक है, याद रखिएगा। अब यह वास्तविक कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह सभी क्या आपको काल्पनिक ही रेखाएं है। तो चलिए इससे तरह से आपने आपको जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को हमने इस पर रिकॉल कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग का शांति निकेतन की जो स्थापना कौन किए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही किए थे। कब किए थे, तो 1901 में किए थे। और ये शांति निकेतन कहाँ में है, तो आपको याद रखना होगा कि कोलकाता में यह स्थित है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो याद रखेगा इनको क्या कहा जाता है, इनको भारत का कवि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। याद रखना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का इनका लिखा हुआ अगर दो चीज़ में फेमस है, तो एक आपका राष्ट्रीय जो गान है यानी कि वह जन गण मन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वो अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला जो लिखा हुआ था, तो याद अमार सोनार बांग्ला जो कि ये भी गीत दो पे लिखाया, ये इसका अभी बांग्लादेश का ये आपका राष्ट्रीय गीत है। उसी तरह से आपका भारत का राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन, ये आपका भारत इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया। और ये जन गण मन जो लिखा गया था वह किस भाषा में है, तो आपको याद रखिएगा वह बंगाली भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो हालांकि यह लिखा गया था उसके पश्चात याद रखेगा यह 1911 में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका अध्यक्षता कौन थे, तो विशन नारायण दत्त थे। और 1911 में यह मतलब जन गण मन गाया गया था। और भारत भाग्य विधाता के नाम से जो प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा वह 1912 में प्रकाशित हुआ था। जब भारत भाग्य तत्वबोधिनी पत्रिका थी उसी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। और 1919 में याद रखिएगा वह क्या हुआ था, तो 1919 में ये आपको क्या हुआ था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से यही जन गण आपको प्रकाशित हुआ था। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जो गान है इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और संक्षिप्त में आपको कितना सेकंड में आपको, तो 20 सेकंड में आपको संक्षिप्त में गाया जाता है। तो ये शुरू का पहला मतलब पद और अंतिम पद में इसमें और टोटल कितने इसमें जन गण मन में आपके पद है, तो देखिएगा आपको याद रखेगा कि 5 इसमें पद आपको देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से हमने आपको राष्ट्रीय गान के बारे में बता दिया जन गण मन। उसी तरह से राष्ट्रीय गीत भी है जो कि वंदे मातरम हम लोग जानते हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी का मतलब वो लिखा हुआ है वंदे मातरम, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और वह कब गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में गाया गया था। और उसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। वंदे मातरम का और जबकि वंदे मातरम वो भी लिखा गया था, तो किस भाषा में, तो वो भी बांग्ला भाषा में ही लिखा गया था। जिसका अर्थ ये होता है कि माँ मैं तेरे चरण में मतलब अब ऐसे नमस्तक मैं करता हूँ, यही उसका वंदे मातरम का अर्थ होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये करा है कि मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो वही 28 अगस्त हुआ था 1910 को हुआ था। याद रखिएगा मदर टेरेसा जो थी वह कहाँ की थी, तो अल्बानिया की थी। और इस तरह से मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार वगैरह भी भारत में मिला। हालांकि इनको नोबेल पुरस्कार जब मिला था तो कब मिला था, तो याद रखिएगा इनको मदर टेरेसा को 1979 में जाके मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। क्षेत्र किसके लिए मिला था, तो ये मतलब ये शांति के क्षेत्र में मिला था। और साथ ही साथ इनको 1979 में, भारत रत्न 1980 में, याद रखिएगा 1980 में इनको दिया गया था भारत रत्न। यानी कि नोबेल पुरस्कार 79 और 80 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कि इनको मदर टेरेसा को। और यह किसके लिए मतलब भारत में काम की हुई थी, तो याद रखिएगा गरीब मतलब जो भी मतलब असहाय जो बीमार वगैरह ये सब व्यक्ति रहते थे, तो उनके इलाज वगैरह ये सब फ्री में चलाती थी। इसलिए आज भी मदर टेरेसा के नाम से बहुत सारा चैरिटी वगैरह ये सब चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं कि लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान ही पुलिस बर्बरता के द्वारा यह शिकार हो गए थे। और जिसके पश्चात 1 महीने के बाद जब लाठी सर पर लग गया था, तो इनकी 1 महीने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गया था। तो ये चीज़ याद रखना होगा, मृत्यु हो गया। हालांकि मृत्यु से पहले उन्होंने बोला था कि मेरे सिर पर किया गया एक लाठी के डंडे का प्रहार अंग्रेजों के कील के ताबूत के समान साबित होगा, यह उनका था। हालांकि साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया क्योंकि उसमें भी भारतीय नहीं थे। और यह 1927 में बना था और 1928 में भारत में आया हुआ था। और 1928 में ही लगभग अक्टूबर के महीने के आसपास में यह विरोध हो रहा था, जिसके पश्चात में हालांकि सैंडर्स के माना जाता है कि सैंडर्स के द्वारा ही लाठी मार दिया गया था, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी को सैंडर्स का हत्या फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन दोनों और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर उनकी हत्या कर दिए थे लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1917 में हुई रूस की क्रांति के जनक कौन थे, तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ लेनिन याद रखिएगा। कब सिर्फ लेनिन याद रखिएगा, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। उसी तरह से अमेरिका की क्रांति याद रखिएगा 1776 में हुआ था, 4 जुलाई को 1776 में। उसी तरह से फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो उसको 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और रूस की क्रांति 1917 हो गया। चलिए जबकि चीन की क्रांति कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मूल अधिकार का संविधान कितना में है, भाग 3 में अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 12 से लेकर यह 35 तक ले आ जाता है अनुच्छेद। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। हालांकि मूल अधिकार को निलंबित सस्पेंड कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। याद रखिए कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति मूल अधिकार का निलंबित करते हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 20 और 21 बचा हुआ रहता है। याद रखिएगा 20 और 21 कभी भी आपका नहीं समाप्त होता है, बल्कि बाकी सब समाप्त हो जाता है। और ये जो निलंबन है यह किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा जो निलंबन
है जो आयरलैंड के संविधान से आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि मौलिक अधिकार स्वतः ही व्यक्ति को है। हालांकि इसमें मौलिक अधिकार में पहले 7 तरह का अधिकार हुआ करता था, लेकिन यह संपत्ति को हटा दिया गया और इसमें अब 6 तरह के आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा इस तरह से। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग का कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है, तो वह गोदावरी नदी है। इसीलिए इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को। और अगर बात करते हैं हम लोग दक्षिण की गंगा, जैसे ही आपको की लगा देगा तो वह कावेरी हो जाती है। लेकिन क्यों कहा जाता है दक्षिण की गंगा, क्योंकि यह पवित्रता गंगा नदी के जैसा यह भी पवित्र कावेरी नदी, इसलिए दक्षिण की गंगा। लेकिन दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बूढ़ी गंगा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह दक्षिण में काफ़ी लंबा नदी है। जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा नदी है, उसी तरह दक्षिण भारत में ये गोदावरी नदी लंबी मतलब बहती है, इसलिए इसको कहा गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवतीय रेखा पर पृथ्वी का व्यास है मतलब कितना होता है, तो विषुवतीय रेखा पे आपको बता रहा है ये वाला, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गया और इसके बीच वाला ये क्षेत्र हो गया। तो याद रखो वही विषुवतीय रेखा पर मतलब पृथ्वी का व्यास कितना 12,756 होता है। उसी तरह से आपका ध्रुवीय अगर व्यास करेगा तो 12,000, याद रखें 12,714 आपका ध्रुवीय व्यास हो जाता है। दोनों के बीच का अंतर कितना होता है आपको, तो 42 से 43 किलोमीटर का लगभग में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी है, यह तोसली है, यह उड़ीसा वाला क्षेत्र ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लौंग का द्वीप कौन सा है, तो जंजीबार द्वीप को कहा जाता है। वैसे दो देश है जो कि रूस और अमेरिका है, जिनके उपग्रह पहली बार अंतरिक्ष में क्या हो गए थे, तो टकरा गए थे। उसी तरह से जय हो वह प्रथम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसके गीत के लिए क्या हुआ था कि ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। जय हो AR रहमान का यह किताब है, उसी तरह से बाबर की अपनी आत्मकथा तुजुके, यह तुर्की भाषा में है जो कि तुजुके बाबरी के नाम से फेमस है, लेकिन बाबरनामा वह फारसी भाषा में है जिसने अब्दुल रहीम खाना ने लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराया कि राजीव गांधी का जन्म हुआ था, ये 20 अगस्त 1944 में इनका हुआ था। और राजीव गांधी की मृत्यु कब हुआ था, 1991 में हुआ था। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आपका हो गया था। इनका मिस्टर क्लीन कहा जाता है और 8 कम बजट मतलब, और इनका जो मतलब ये राजीव मिस्टर क्लीन सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट का आगे का डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।